तो आप देखते हैं डिफरेंट लेवल इन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। क्या होता है, होता क्या है, देखो जो सिक्स सिग्मा होता है उसका सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग कोई भी इंडिविजुअल अचीव कर सकता है, ठीक है ना। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल टू नो हिज हर रोल रिस्पॉन्सिबल विद इन दी कंपनी, मतलब कि कंपनी के अंदर उनका रोल और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किसके लिए, ईच सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल के लिए। और याद रखना जो लोअर लेवल इंडिविजुअल है वो रिपोर्ट करता है हायर लेवल इंडिविजुअल को, और सारे हायर लेवल इंडिविजुअल हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मॉनिटरिंग दी लोअर लेवल इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। हायरार्की देखते हैं, पहले कौन सी व्हाइट बेल्ट होती है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट एंड चैंपियन ब्लैक बेल्ट, इनको चैंपियन बेल्ट, ठीक है। याद कैसे करना है, WYG ने ब्लैक मास्टर को चैंपियन बनाया, मतलब W मतलब वाइट, येलो ग्रीन, ब्लैक मतलब ब्लैक बेल्ट, मास्टर मतलब मास्टर ब्लैक बेल्ट एंड चैंपियन चैंपियन बेल्ट, समझ में आ गया। ओके, अब एक एक करके बेल्ट देखते हैं। पहले कौन सी, वाइट बेल्ट क्या होता है, ये खुद की, ये इनके पास फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये बाई एंटायर सिक्स सिग्मा कम्युनिटी, ठीक है ना। क्या होता है, जो येलो बेल्ट वाले होते हैं उन्हें सर्व करते हैं एज अ ट्रेनर ऑन दी बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिक्स सिग्मा का बेसिक ओवरव्यू देते हैं किसको, वाइट बेल्ट वालों, कौन, येलो बेल्ट वाले, ठीक है। और हम इसको लोएस्ट बेल्ट नहीं मान सकते हैं, जो लोएस्ट बेल्ट माना जाता है किसको, येलो बेल्ट को माना जाता है। मैंने कंसिडर येलो बेल्ट एज अ लोएस्ट बेल्ट, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाए तो वाइट बेल्ट लिखना, वैसे येलो बेल्ट होता है, ठीक है। येलो बेल्ट हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ सिक्स सिग्मा, इनका बेसिक नॉलेज होती है, बट डज नॉट लीड एनी प्रोजेक्ट, ये किसी भी प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर सकते हैं बाई देयर ऑन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्मॉल प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बाय यूजिंग PDCA, जो स्मॉल रनिंग प्रोजेक्ट होते हैं इनको PDCA मेथोडोलॉजी का यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैप, और ये प्रोसेस मैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो ग्रीन बेल्ट वाले होते हैं हैज़ हैविंग एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑन डैमिक मॉडल, ठीक है। ये डैमिक मॉडल से किसी भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन लीड स्मॉल स्केल इम्प्रूव प्रोजेक्ट, जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल इम्प्रूव प्रोजेक्ट होते हैं इनको लीड कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट टीम मेंबर की तरह वर्क करते हैं। बट जो ब्लैक बेल्ट वाले होते हैं इनके पास आ जाती है नॉलेज थोड़ी बहुत, ठीक है ना। प्रिंसिपल की नॉलेज आती है, सिक्स सिग्मा की और थोड़ा बहुत नॉलेज आधा हो जाती है, ठीक है। और इनके पास कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग होती है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डैमिक एंड DMADV का यूज करके, ठीक है। दे कैन बी दी प्रोजेक्ट टीम लीडर, और ये टीम लीडर की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस, के पास क्या ह्यूज एक्सपीरियंस आ जाता है ऑफ मैनेजिंग सेवरल प्रोजेक्ट इन सिक्स सिग्मा, जो सिक्स सिग्मा के सेवरल प्रोजेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। ओके, ऑफरिंग, हाँ, और इनके पास सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं, कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सिर्फ ब्लैक बेल्ट वालों तक ये हमारे जो सर्टिफिकेट हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन, मास्टर ब्लैक वाले। चैंपियन ब्लैक वाले वो बेल्ट वाले होते हैं, उनके क्या होते हैं, चैंपियंस इज अ सीनियर और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव हुज रोल इज चूजन एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये अपना रोल खुद चूज कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना वर्क करना है, ठीक है। और ये किसी भी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, दे आर दोज मेंबर ऑफ टीम हु नो द बिजनेस इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है ना। ओके, देखो जो हम पढ़ाए ना डब्बा वाला क्या था, उनका फुल फॉर्म का NMTBS है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, क्या होता है, न्यूटन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएटर। ये क्या, इन्होंने कब स्टार्ट किया था, 1880 में स्टार्ट किया था, और 1956 में रिगार्ड एज आ चैरिटेबल ट्रस्ट। अगला पॉइंट है हैविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, क्या बेस्ट टाइम मैनेजमेंट को इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हैविंग द नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द बेस्ट मेंटेनेंस ऑफ सिक्स सिग्मा, याद रखना एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्होंने 6 मिलियन ट्रांजेक्शन में सिर्फ कितनी एरर प्रोवाइड की थी, 1 एरर प्रोवाइड की थी। और इनके जो करंट प्रेसिडेंट है कौन है, रघुनाथ मिर्डेगा, और जो स्टार्टेड बाई, कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने, हवाजी बच्चे से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM क्या होता है, ठीक है। तो TQM इज नॉट द कलेक्शन ऑफ टूल एंड टेक्निक,
TQM क्या एक कल्चर है, प्रोग्राम नहीं है। TQM का जो गोल होता है क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है इसका गोल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। टू टाइप क्यों होता है, स्मॉल क्यों होता है, कैपिटल क्यों होता है। तो स्मॉल क्यों होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और कैपिटल क्यों होता है TQM अप्रोच। ठीक है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है, इससे इसमें डिफेक्ट आते रहते हैं। बट जो TQM अप्रोच होता है ये बोलता है कि प्रोसेस की वजह से कोई डिफेक्ट आते हैं, जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट आते हैं किसकी वजह से आते हैं, नॉइस की वजह से आते हैं। जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होता है वो क्या होता है, यूज सर्व वेल अंडर दी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। मतलब क्या, मार्केट में एक ही दुकान है तो चाहे अपना मार्केट या जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो रिड्यूस या इम्प्रूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, कोई कस्टमर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट ट्रीट एज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जो कैपिटल की होता है, जो मेन फोकस होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, दैट एनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी क्या था, 1930 में 1930 में क्या इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट का, कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो किससे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ 1930 में। 1940 में SPC आया था। SPC क्या होता है, स्पेक्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, 1970 में आया था DOE, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। 1985 में आया था टगुची मेथड, टू टाइप के, कौन सा, रोबोट्स डिजाइन एंड टगुची लॉस फंक्शन। ठीक है, 1995 में आए थे QMS। QMS क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ISO 9000 क्या होता है, क्वालिटी के बेस होता है। ISO 14000 होता है इन्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। और 2000 अभी तक क्या चल रहा है, 6 सिग्मा चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ TQM। पहले लीडरशिप, याद रखना जो लीडरशिप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है किसकी, दो कंपनी, एक आउटस्टैंडिंग और एवरेज कंपनी की जो लीडरशिप होगी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तो उसकी क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो लीडरशिप पे बेस पता पड़ गया। अब क्या होता है, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, वर्क ऑन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के वर्क करती है। ठीक है, कीपिंग प्रेजेंट कस्टमर हैप्पी, जो प्रेजेंट कस्टमर को हैप्पी करना होता है, और अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एच ईच लेवल अनेबल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एबिलिटी। ठीक है ना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होता है, प्रोसेस मैपिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं, और एनालाइज द प्रोसेस एंड रीडिजाइन द प्रोसेस, और रीडिजाइन द प्रोसेस। अगला कौन सा है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, क्या होता है, अप्रोच टू आइडेंटिफाई understand and manage the system of the integrated process for the given object। ठीक, काइजन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जो काइजन एक जापानीज वर्ड है, काई का मतलब होता है कंटिन्यूस, और जेन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। तो ये होता है क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ऑल फैक्टर रिलेटेड टू दी प्रोसेस कवरिंग इनपुट टू आउटपुट। एक फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन अप्रोच, कैसे जाते हैं, बेस ऑन क्या होता है, एक्चुअल फैक्ट पर ये बेस होता है, किस पे बेस होता है, एक्चुअल फैक्ट पर ये बेस होता है। Effective decisions and action are based on analysis of data and information। ओके, ठीक है, जो म्यूचुअल बेनिफिट सप्लायर रिलेशनशिप होता है क्या होता है, टू टाइप के होता है, एक तो रोबस्ट डिजाइन और टैबूची लॉस फंक्शन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट सप्लायर टू क्रिएट अ वैल्यू विच अनेबल बाई म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ठीक है, टगुची अप्रोच इन TQM क्या होता है, टगुची कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, टू डेवलपमेंट मेथड है, कौन सा, एक था रॉबर्ट्स डिजाइन होता है, एक तो कौन सा होता है, टगुची लॉस फंक्शन होता है। पता है इसमें जो डिफेक्ट आते हैं किसी वजह से आते हैं, लेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की वजह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल अप्रोच भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, और ये टगुची अप्रोच आता है वो किसकी वजह से आता है, ओनली नॉइस फैक्टर की वजह से थोड़ा बहुत डिफेक्ट आते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या है, इट मीन द प्रोसेस कंटिन्यू टू प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट विथ मिनिमम डेविएशन फ्रॉम टारगेट। जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है वो क्या, थोड़ा बहुत अप्रोच डेविएशन होता रहता है, बट जो टगुची सेज डेविएशन और वेरिएशन कैन बी नॉइस फैक्टर। ठीक है, जो डेविएशन या वेरिएशन आता है किसकी वजह से आता है, ऐसे टगुची लॉस फंक्शन में नॉइस फैक्टर की वजह से आता है। अब देखते हैं नॉइस फैक्टर। नॉइस फैक्टर क्या होता है, पहला तो होता है यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर। दीज आर रैंडम वेरिएशन इन एवरी प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन मैन मशीन और मटेरियल। अगर इन तीनों को चेंज करते रहेंगे तो हमारे यूनिट टू यूनिट क्या होगा, नॉइस फैक्टर आता रहेगा। ठीक है, इंटरनल नॉइस फैक्टर क्या होता है, जो इंटरनल है जैसे कि कंपोनेंट, जो मैकेनिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, वियर आउट हो जाए, मतलब उसकी एज खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंटरनल वो नॉइस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर क्या होता है, जैसे ह्यूमिडिटी। ठीक है, इंटरनल मतलब जो
एक्सटर्नल नॉइज फैक्टर क्या होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाए, इट इज एक्सटर्नल टू द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस द आउटसाइड टेम्परेचर, क्या आउटसाइड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाए, ठीक है। टैबूची लॉस फंक्शन याद रखना कैसे होता है। देखो ये किसका एग्जाम्पल है, रॉबर्ट्स डिजाइन का एग्जाम्पल है, कन्वेंशनल अप्रोच का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे कि बोर्ड दे रखा है 2 ± 0.003, ठीक है। तो रेट कितना है, 18 रुपये का है। अगर टारगेट 2 है और उसका टारगेट कितना 2 है, अपर कंट्रोल लिमिट इतनी है, लोअर कंट्रोल लिमिट इतनी है। अगर अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर जाएगा तो 18 रुपये का लॉस होगा, इसके नीचे जाएगा तो 18 रुपये का लॉस होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा तो कोई लॉस नहीं होगा। ये प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में ये नंबर तो 0 का लॉस हुआ, ये इसके ऊपर हो गया तो 18 रुपये का, ये इन दोनों के बीच में है तो 0 रुपये का, ये इसके नीचे है तो 18 रुपये का लॉस हो गया, ये इसके इन दोनों के बीच में है तो क्या 0 रुपये का लॉस है। टगुची लॉस फंक्शन क्या देखते हैं, टगुची लॉस फंक्शन क्या होता है, नहीं टगुची लॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, अगर टारगेट से क्या बोला, टारगेट से थोड़ा भी यहाँ भी डेबिट हुआ तो लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टगुची लॉस फंक्शन का मेन मोटिव ये होता है, ठीक है। According to Taguchi, loss is continuous function which varying from target to upper control limit और target to lower control limit। तो जो लॉस फंक्शन होता है क्या होता है, वो इंक्रीज करता रहेगा लॉस, चाहे वो अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ जाए या लोअर कंट्रोल लिमिट की तरफ जाए। याद रखना जो लॉस होते हैं कैसे होता है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू टगुची जो लॉस फंक्शन होता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो एल इक्वल टू के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। याद रखना वाई क्या मेजर्ड वैल्यू है, वाई नॉट क्या टारगेट वैल्यू है, एल लॉस है और के क्या टगुची कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, बोर्ड दे रखा है इतने का, ठीक है। तो अपर कंट्रोल लिमिट कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट इतनी होगी 2 माइनस इतना, और टारगेट कितना है 2 है, ठीक है। कॉस्ट कितना रुपये 18 रुपीज़ है, ठीक है। तो टगुची लॉस फंक्शन में क्या होगा, जो यहाँ पर या यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हमारा लॉस कितना होगा 18 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू सारी, ठीक है। क्या क्या था बाउंड्री, तो अपर कंट्रोल लिमिट की बाउंड्री कहाँ होगी, इतनी होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट इतना है, तो यहाँ पर भी लॉस 18 होगा, यहाँ पर भी लॉस कितना होगा 18 का होगा। टगुची लॉस फंक्शन याद रखो, वाई की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, के सॉरी एल इक्वल टू कितना 18 है, लॉस के निकालना है, वाई हमको गिवन है, वाई नॉट भी गिवन है, तो पहले के निकाल लो कि कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो बस आप इस फंक्शन पुट करोगे के की वैल्यू तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, के इंटू वाई कितना था, इतना था, वाई नॉट कितना 2 है, टारगेट वैल्यू कितनी 2 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लॉस कितना 2 रुपीज़ का हो रहा है, जितना यहाँ पर हो रहा है, नहीं कहाँ पर 1.999 पे ही होगा, याद रखना जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। अब इतने यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर टगुची लॉस फंक्शन निकालोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना 8 आएगा, कितना 8 रुपये का लॉस आ रहा है, तो जितना लॉस यहाँ पर होगा उतना ही कहाँ पे होगा 19 पे होगा, याद रखना, ठीक है। अब ये कह रही है, अब ये कंट्रोल लिमिट के बाहर है तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम जो हमारा लॉस होगा कितना होगा 18 रुपीज़ होगा, ठीक है। जो लॉस फंक्शन का जो फिगर होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो पर जीरो होगा, मतलब टारगेट कितना जीरो होगा, जैसे जैसे इंक्रीज करते आएंगे तो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज करते आएंगे तो लॉस भी इंक्रीज होगा। अब देखते हैं क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट QDF, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट यार किसने दिया था, ये योगी अकाउ ने दिया था। योगी अकाउ कहाँ के थे, जापान के थे, और ये क्या डेमन प्राइज विजेता है, ठीक है। इट इज़ मेथड टू ट्रांसलेटिंग दी VOC वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू दी प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। फिर आके देख क्या कह रहा है, डेवलप फ्रॉम शिपयार्ड इंडस्ट्री, या कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डेवलप फ्रॉम शिपयार्ड स्टडी से डेवलप हुआ था। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट शिपिंग इंडस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये QDF शिपिंग इंडस्ट्री से याद हुआ था, सॉरी स्टार्ट हुआ था। याद रखना एक टाउन है कहाँ, जापान में, जिसका नाम क्या है, कोबी है। यहाँ पर क्या ह्यूज शिपिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है ना। यह हाउस ऑफ क्वालिटी, जो QDF होता है क्या होता है, हाउस ऑफ क्वालिटी होता है, मतलब हाउ प्रोसेस भाई जो होता है कम्पिटेटिव असेसमेंट होता है, हाउ मच क्या टारगेट, क्या हमारा कितना हाउ मच टारगेट है, व्हाट क्या है कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है ना। तो इन सब में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, QDF होता है, हाउस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या लिखा है, QD प्रोवाइड दी क्रॉस फंक्शन अप्रोच विच यूज टू प्लान टोटली क्वालिटी नोन एज हाउस ऑफ क्वालिटी, याद रखना, ठीक है, ओके।
लिखा है कैनो मॉडल। कैनो मॉडल क्या होता है देखते हैं। कैनो मॉडल क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल होता है। ये डेवलप हुआ था किसने किसने डेवलप किया था, नोरी काई नोरी नोरिया का नोरिया की ऐसा नोरिया की कानून ने डेवलप किया। तो ये भी क्या डायमंड प्राइज विजेता है। ये परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस एट्रीब्यूट इज नॉट इक्वल इन आई ऑफ कस्टमर। मतलब क्या है, जो कस्टमर है उसके हिसाब से या उसके आंखों के हिसाब से कोई दो प्रोडक्ट और दो सर्विस क्या एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ओके। और क्या था, परफॉर्मेंस और सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन अदर, ठीक है। ओके। टाइप ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल कितना होता है, तीन टाइप के होता है। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स डिससेटिस्फेक्शन ये होता है, इसे मिनिमम रिक्वायर्ड फीचर चाहिए जो कस्टमर नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस में कौन कौन से फीचर होने चाहिए। दूसरा होता है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के होते हैं। कैन प्रोड्यूस बोथ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, डिपेंड करता है किस पर, ऑन परफॉर्मेंस लेवल पर डिपेंड करता है। सेटिस्फाई ऑफ द परफॉर्मेंस टू लेवल ऑफ फुलफिलमेंट दीज एट्रीब्यूट्स। अगर तुम उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को फुलफिलमेंट कर रहे हो तो क्या हो, कस्टमर क्या हो, सेटिस्फेक्शन की तरफ इंक्रीज होगा या बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट या सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ओके। प्रोड्यूस सेटिस्फेक्शन व्हेन डिलीवर्ड बट कॉज नो डिससेटिस्फेक्शन इफ नॉट डिलीवर। जो याद रखना, जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट होते हैं अगर सेटिस्फाई करेगा अगर तुम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, बट डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा अगर तुम प्रोडक्ट को नॉट डिलीवर करते हो, ठीक है ना। इसका फिगर कैसे बने, ऐसा है, ये हमारा एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है। अगर हम डिलीवर करते हैं तो सेटिस्फाई होगा कस्टमर, अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो डिससेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। ये क्या बेसिक एट्रीब्यूट्स का फिगर है, ये किसका वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स का फिगर है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वालिटी अवार्ड है, ठीक है। पहला कौन सा है, मैकलॉम बिल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ठीक है ना। ये क्या था, मैकलॉम फ्रॉम यूएस सिक्योरिटी कॉमर्स ने स्टार्ट किया था, याद करो। ये टीपीएम पर प्रोवाइड करता है। और क्या फर्स्ट अवार्ड इन 1988 मोटोरोला कब दिया गया था, पहला अवार्ड 1988 को दिया गया था। किसको दिया गया था, मोटोरोला को दिया गया था। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूएस कंपनी, जिन्होंने क्या यूएस कंपनी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया था, ठीक। परफॉर्म बाई प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अवार्ड इज मैनेज बाई NIST। इसे कौन मैनेज करता है, NIST क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इसको मैनेज करता है, ठीक है ना। ओके। NIST है क्या, एक एजेंसी है किसकी, यूएस की, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, याद रखना। दिस अवार्ड इज परफॉर्म एवरी ईयर, हर साल इसको दिया जाता है। इज गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन ओनली, किसको दिया जाता है, केवल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया जाता है, सर्विस कंपनी को दिया जाता है, स्मॉल बिजनेस को दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। याद रखना जो डेविन अवार्ड है, क्या डेविन अवार्ड है, गिवन ऑन द नेम बाई डॉक्टर एडवर्ड डेमे, इनके नाम पर रखा गया हुआ है, ठीक है। दिस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1951, कब इसको स्टार्ट किया गया था, 1951 में इसको स्टार्ट किया था। अवार्ड इज मैनेज बाई जूस, कौन इसको मैनेज करता है, जूस। जूस मतलब क्या था, यूनियन ऑफ जैपनीज साइंटिफिक एंड इंजीनियर्स को मैनेज करता है, ठीक है। दिस अवार्ड गिवन बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइज, दोनों को दिया जाता है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। और डेविन प्राइज अगर इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा तो किसको देगा, सिर्फ जैपनीज का, अगर वो जैपनीज होगा तो इंडिविजुअल इसको प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन को देना है तो एशियन कंट्री, इंडिया का एक कंपनी है कौन सी, हाँ, अशोक लेब्रिड पतन नगर, 2016 में इनको ये मिला था, कौन, डायमंड प्राइज मिला था, याद रखना। इंडियन क्वालिटी अवार्ड कौन सा है, राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड है, इंडिया का है। एक कौन इसको इंस्टीट्यूट करता है, जिसने इसको किया था, कौन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इनको इंस्टीट्यूटेड किया था, याद रखना। ये किसको दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1991 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ओके। ISO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। कब फाउंडेड हुआ था, 23 फरवरी 1947, कब, 23 फरवरी 1947 में फाउंडेड हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में। इट हैज़ 164 नेशनल मेंबर हैं। ऑब्जेक्टिव्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव टू मेंटेन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आल्सो इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। ISO इट हैज़ 3 मेंबरशिप कैटेगरी, कितने 3 मेंबरशिप कैटेगरी होती है। पहला कौन सा होता है, मेंबर बॉडी। मेंबर बॉडी में क्या होता है,
द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड बॉडी होता है, इसके पास केवल मेंबर बॉडी के पास क्या वोटिंग राइट होता है किसी भी मेथड को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। बट जो सेकेंड हमारा कौन सा करस्पॉन्डिंग मेंबर में क्या आता है, इसके पास खुद का कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं होती है। दिस मेंबर आर इन्फॉर्म बाई ISO बर्थ बट डू नॉट पार्ट इन ISO चेन, ये ISO चेन में कोई चेंज नहीं कर सकते। बट अब थर्ड वन कौन सा है, सब्सक्राइबर मेंबर क्या होता है, ऐसी वो कंट्री जो क्या स्मॉल इकोनॉमी होती है उनके पास, ठीक है, इनसे क्या जो फीस ली जाती है वो क्या रिड्यूस मेंबर से फीस ली जाती है, क्या इनसे रिड्यूस मेंबर से फीस ली जाती है। बट दे कैन फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ ISO स्टैंडर्ड, क्या ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है। पार्टी थर्ड पार्टी, तीन पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी क्या होती है, जो खुद से ऑडिट करे, क्या ऑडिट इटसेल्फ। सेकंड पार्टी क्या होती है, जो कस्टमर ऑडिट करे। और थर्ड पार्टी क्या होती है, सर्टिफाइंग एजेंसी उसको ऑडिट करे, ठीक है। ISO 9000 के ऐसे कुछ सीरीज़ है क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट की कुछ सीरीज़ हैं, तो याद रखना जो 1979 में BSI को द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सबमिट किया था आ फॉर्मल प्रपोजल टू जिनेवा। और याद रखना 1987 में फर्स्ट एडिटर, जिसे बोलते हैं ना संशोधन, फर्स्ट एडिटर ऑफ ISO 9000 पब्लिश बेस्ड ऑन UK एंड कैनेडियन स्टैंडर्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या, इट इज अ मैनेजमेंट methodology adopted by company to deliver product and service that meet the customer expectation। हमें क्या है, दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 9000 का अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो हायर लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इनको फोर्स करता है कि कंपनी को एश्योर करे कि जो कंपनी को जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो क्या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो, ठीक है। वाई कंपनी वांट टू ISO 9000 रजिस्ट्रेशन, कंपनी क्यों चाहिए होता है 9000, क्योंकि क्या कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होता है और इनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं एंड प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। और याद रखना, इंटर इनटू ग्लोबल मार्केट, अगर इनके पास ISO 9000 सर्टिफिकेट है तो ये ग्लोबल मार्केट में आसानी से जा सकते हैं और एक्सपोर्टिंग इंटरनेशनली, और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई देखना जो ISO 9000 है स्टैंडर्ड सीरीज ऑन द बेस ऑफ 8 प्रिंसिपल ऑफ TQM, किस बेस 8 प्रिंसिपल ऑफ TQM पे बेस है, याद रखना। पहला कौन सा ISO 9001, कौन सा ISO 9001, ये किसमें रिक्वायरमेंट पर है। ISO 9002 क्या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पर है। ISO 9003 किसके फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। और ISO 9004 किसके लिए गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस के लिए दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए गाइडेंस के लिए दिया जाता है। तो ये जो करंट वर्जन है ISO 9000 का, कौन सा चल रहा है, 2015 का चल रहा है, ठीक है। पहली बार कब इसको ऑडिट किया गया था, 1987 में, फिर 1999 में, फिर 2000 में, क्या जब 2000 में किया गया था, फिर 2008 में किया गया था। और जो करंट वर्जन चल रहा है कौन चल रहा है, 2015 चल रहा है। कब हुआ था ऑडिट, जो कब इसको एडिट किया गया था, 15 सितंबर 2015 को किया गया था, याद रखना। ISO 9000 2015 का चल रहा है, 9001 किसका चल रहा है, 2015 का चल रहा है, ठीक है। और जो 9004 है, क्या है, 2009 में इसको पहली बार किया था। लेटेस्ट वर्जन कौन सा 2009 का चल रहा है। और एक और है ISO 19,011, ये कब का है, 2011 का करंट वर्जन चल रहा है, ठीक है, याद रखना। जो ISO 9000 है, जो अभी कौन सा चल रहा है, 2015 चल रहा है, इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि इतने साल के बाद फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, ISO 9000 किसके लिए होता है, क्वालिटी के लिए होता है। और ये 14000 किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए है। लिखा हुआ इट इज़ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू दी इन्वायरमेंटल सिस्टम या मैनेजमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड 3 स्टैंडर्ड इन 3 मेजर एरिया, कौन कौन से एरिया, पहला कौन सा, मैनेजमेंट सिस्टम, इससे क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। जो हमारा सेकेंड वन इज क्या, ऑपरेशन सिस्टम, ये क्या होता है, इट इज़ अबाउट द कंजम्पशन of natural resources and energy. Third one is environmental system, का it is about the measuring and managing the emission and other wastage
अगला क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश स्टैंडर्ड एंड इंस्टीट्यूटेड इन 1992। कब हुआ था, 1992 को ये पहली बार आया था। याद करना, जो 19 ISO 14000 है, ये क्या डील करता है कि कैसे कोई कंपनी मैनेज करती है इन्वायरमेंट कंपनी के इनसाइड, ठीक है, इन्वायरमेंट इनसाइड, एंड क्या इफेक्ट पड़ेगा इमीडिएट आउटसाइड दी कंपनी, ठीक है ना। ओके, ISO 14000 क्या होता है, डू नॉट मैंडेट, यानी कोई मैंडेट नहीं होता है कि उसको कोई पर्टिकुलर लेवल पर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, परफॉर्मेंस बट फोर्स, ये क्या फोर्सेस करता है किसके लिए, ऑन दी अवेयरनेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोड्यूस दैट कैन इफेक्ट दी इन्वायरमेंट। याद करना कि 14001 में क्या होता है, EMS का इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1996 को लॉन्च हुआ था। याद कर, 1996 को लॉन्च हुआ था। 2004 में पहली बार एमेंडमेंट हुआ था और 2015 में हुआ था। जो करंट वर्जन चल रहा है, करंट वर्जन कौन चल रहा है, 2018 का करंट वर्जन चल रहा है ISO 14001, ठीक है ना। फर्स्ट सितंबर 2018 को हुआ था। द वैलिडिटी ऑफ ISO 14004, ठीक कहते हैं 15 सितंबर 2018 तक था, कहता है 15 सितंबर 2018 तक था। जो ISO 14004, ये किसके लिए, गाइडलाइन के लिए होता है, यूज होता है, याद रखना ये किसके लिए होता है, गाइडलाइन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए, EMS के लिए यूज होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जो ISO इसका जो करंट वर्जन चल रहा है, कौन चल रहा है, 2016 में पहली बार अमेंडमेंट हुआ था, तो वही करंट वर्जन चल रहा है। कब हुआ था, 1/3/2016 को अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना। और सास 18,000, ये क्या होता है, याद रखना ये किस लिए यूज़ होता है, ये हेल्थ के लिए यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार आ सकता है और आया भी है, क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। क्या बोले, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, ये होता क्या है, इट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल and decrease the risks associated with health and safety within the company, ठीक है। अगला क्या दरकार है, implementation, this standard give clear signal to management the employee health and safety is the principal priority is the employee। क्या है, जो 18,000 है, क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट based on ISO 9001 and ISO 14001. It is used to process implement method, i.e. मतलब एग्जाम्पल फॉर PDCA साइकिल, PDCA साइकिल का यूज करके प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। और OSAS 2002 है, किसके लिए होता है, अबाउट गाइडलाइन, कि हमको कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं कुछ नॉर्म्स देख लेते हैं। इंडिया के एमिशन नॉर्म्स कौन से, एमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे कौन रेगुलेट करता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। BS नॉर्म्स क्या होता है, भारत स्टेज नॉर्म्स, कहाँ पर, ये इंडिया में होता है। इंट्रोड्यूस इन 2000, कब इसको इंट्रोड्यूस किया था, 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। कौन, मलेस्कोर कमेटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना, ठीक है। रेगुलेटेड बाई CPCB, क्या होता है ये, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना किसके अंदर आता है ये, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। याद रखना जो BS नॉर्म्स है, बेस ऑन क्या, यूरोपियन नॉर्म्स के बेस पर ही रखा गया है, ठीक है। ओके, ईच स्टेट हैज सर्टेन लिमिट ऑन पॉल्यूशन रिलेटेड रिलीज, सॉरी, कि जो उसके जो अलग अलग स्टेज होते हैं, उसकी लिमिट होती है पॉल्यूशन की, कि कैसे रिलीज करना है, ठीक है ना। जैसे एमिशन थर्ड क्या था, कब हुआ था, इम्पोर्ट हुआ था, इम्पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री इन अक्टूबर 2010 में हुआ था। जो BS4 है, क्या BS4 है, वो कब हुआ था, इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2010। कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2010, बट इम्पोर्ट्स कब हुआ था, 2017 में उसको इम्पोर्ट किया गया था अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं जो 5 है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। 6 कब इंट्रोड्यूस हुआ है, अप्रैल 2020 में अप्रैल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हर जगह पूरे अभी भी ये पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, कुछ NCR रीजन में, कुछ दिल्ली रीजन में इसको अभी इम्पोज किया गया, देखेंगे इसके, ठीक है। जो देखो डिफरेंस देखो क्या होता है, BS4 है, BS6 में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना जो इसके जो सल्फर की मात्रा है क्या होती है, 50 पार्ट्स पर बिलियन, PPM, क्या 50 पार्ट्स पर बिलियन सल्फर है इसमें। इसको रिड्यूस करके कहाँ तक ले जाएगा,
10 पार्ट्स पर बिलियन सल्फर तक ले जाएगा। और NOx, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कितना 70% था किसमें, डीजल एंड पेट्रोल इंजन में, उसको रिड्यूस करके कहाँ 25% तक ले जाना है, ठीक है ना। इससे बहुत याद रखना है, इससे कैंसर्स, लंग कैंसर, ये सब होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो BS6 को इंट्रोड्यूस किया गया है। याद रखना, जो अभी वो कलर कोडिंग वगैरह हुई ना, कोई मतलब इंजन है, ठीक है ना, उसकी इफ़िशियंसी की बेस पर उसकी जो इंजन होगा उसको कलर कोडिंग कर दी जाएगी, ठीक है ना। तभी कहाँ कहाँ हुआ है, दिल्ली और NCR रीजन में हुआ है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री एक स्टॉक होता है जो हमारे हाथ में होता है एट अ गिवन पॉइंट। इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक। इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आपकी 4 टाइप की होती हैं, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। जो परचेजिंग कॉस्ट होती है क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट। याद रखना क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ईयर, ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और जब क्या हो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं। आप देखते हैं होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है। होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट, क्या, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है, शॉर्टेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट, कितनी नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट हो रही है इनटू शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है ना। एक यूनिट की कितनी शॉर्टेज कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहला कौन सा होता है, ट्रांजिट और पाइपलाइनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्या है इसका, इन्वेंट्री कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस व्हाइल दी ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, पाइपलाइनिंग इन्वेंट्री या ट्रांजिट इन्वेंट्री। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री केप्ट थ्रू आउट द ईयर एंड इट हेल्ड और फंक्शन ऑन डिमांड रेट और लीड टाइम, ठीक है ना। जो हमारा जो बफर स्टॉक में नीचे लग गया, क्या होता है ये हमारा क्या होता है, बफर स्टॉक होता है कि हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं उससे पहले जो हमारा ऑर्डर बचता है या फिर जो हमारी इन्वेंट्री बचती है उसे क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। लीड टाइम क्या होता है, ये टाइम गैप होता है बिटवीन दी प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड हैविंग इन्वेंट्री इन हैंड। ये हमारा क्या लीड टाइम होता है। ROL क्या री ऑर्डर लेवल है, और हमारा LD क्या है, लीड टाइम, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम कौन कौन से होते हैं। इसलिए पहला होता है क्यू सिस्टम, दूसरा होता है P सिस्टम, ठीक है। क्यू सिस्टम कहते हैं फिक्स ऑर्डर सिस्टम, इसमें क्या होता है, ऑर्डर फिक्स होता है। और री ऑर्डर सिस्टम, क्या री ऑर्डर सिस्टम, इसमें क्या होता है, फिक्स पीरियड सिस्टम, इसमें टाइम फिक्स होता है। और इसमें क्या ऑर्डर फिक्स होता है, याद रखना, ऑर्डर फिक्स, इसमें टाइम फिक्स या पीरियड रिव्यू सिस्टम, ठीक है। क्यू सिस्टम में क्या होता है, इट मीन सिस्टम द इन्वेंट्री लेवल रीच टू ROL या री ऑर्डर लेवल, फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस एट दैट पॉइंट व्हाट इज स्पेसिफिक क्वांटिटी क्यू। याद रखना, कुछ भी आप रखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेरी करेगा। क्यू ऑर्डर में क्या होता है, टाइम वेरी होता है, लेकिन हमारा जो नंबर ऑर्डर की जो नंबर ऑफ, सॉरी, इसमें क्या ऑर्डर फिक्स होता है, क्या जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, कितना हमको सामान मंगाना है, ठीक है। जो पी होता है इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, पर इसमें टाइम फिक्स होता है। क्या होता है, टाइम इसमें फिक्स होता है, याद रखना, ठीक है। क्यू सिस्टम और पी सिस्टम में क्या है। अब आते हैं मॉडल, ठीक है। पहला कौन सा मॉडल है हमारा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। क्या होता है, इन दिस मॉडल डिमांड रेट एंड लीड टाइम क्या होती है, दोनों कांस्टेंट होती है। क्या, डिमांड रेट और लीड टाइम दोनों कांस्टेंट होती हैं, उसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं। देन देयर इज नो नीड टू कैप सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक, इसमें क्या सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पैराबोलिक मॉडल क्या होता है, इन दिस मॉडल डिमांड रेट एंड लीड टाइम आर फंक्शन, ठीक है। ये दोनों वेरी होता है, क्या, डिमांड रेट एंड लीड टाइम वेरिएबल होते हैं। और देन वी नीड टू कैरी सेफ्टी, इसके लिए हम क्या सेफ्टी चाहिए होता है, मतलब इन्वेंट्री बचा के रखते हैं या फिर सेफ्टी, सॉरी, बफर स्टॉक को बचा के रखते हैं। अब देखते हैं EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। इसे EOQ मॉडल क्या होता है, देखते हैं किसने दिया था, ये हैरिस विल्सन मॉडल ने दिया था, ठीक है। इसको क्या, हैरिस विल्सन ने दिया था, इसे हैरिस विल्सन मॉडल भी कहते हैं। डी क्या होता है, एनुअल डिमांड, क्या है, डी क्या, एनुअल डिमांड है। क्यू क्या, क्वांटिटी है। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे तो क्या, डिमांड में से क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये निकालना आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ
वन इन्वेंट्री साइकिल, हमारे एक इन्वेंट्री को ख़त्म होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर जब हमारा दो रीऑर्डर लेवल का जो बीच का टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। याद रखना ये हमारा क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, ये रीऑर्डर लेवल है, ये हमारा क्या लीड टाइम है, ये टी है। याद रखा, ठीक है। आप देखते हैं आगे, सी क्या है, सी हमारा है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कॉस्ट, एक यूनिट की परचेजिंग कॉस्ट है। और सी नॉट क्या है, एक ऑर्डर की परचेजिंग कॉस्ट है, ठीक है। और सी एन क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है, एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, सी एच है, कितना है, सी एच, याद रखना। डी क्या है, डिमांड रेट पर डे, डी क्या है, डिमांड रेट पर डे, याद रखना। डी होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्या होता है, क्यू अपॉन टी, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ, आर ओ एल अपॉन एल टी, या आर ओ एल अपॉन एल टी, ये दोनों अगर इन दोनों इक्वेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बनाना सीखो। अब देखते हैं टोटल, हाँ, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होती है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, सी इंटू डिमांड इंटू एक मिनट की कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर की कॉस्ट। ठीक है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारा होल्डिंग कॉस्ट सी एच है, क्या सी एच, होल्डिंग एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। और एवरेज क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी ऐसे निकालते हैं, जीरो क्यू का एवरेज लोगे क्या है, क्यू अपॉन टू आएगा, याद रखना। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये हमारा क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर इन दोनों को सम कर दो क्या आ जाएगा, टी आई सी आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। अगर इसमें परचेजिंग कॉस्ट और ऐड करते हैं, क्या परचेजिंग कॉस्ट और ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा टी आई सी क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है, अब एनुअल कॉस्ट क्या होती है, इसमें डी सी और ऐड हो जाता है। तो अगर हम ये निकालना होगा तो इसमें क्या ऐड करते हैं, डी सी का और ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू, क्या इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, और इसकी जो ई ओ क्यू, क्यू स्टार कितना होता है, रूट ऑफ टू डी सी नॉट अपॉन सी एच होता है, याद रखना। ठीक है, ओके। और टी आई सी कितना होता है, इतना होता है। अगर क्यू की वैल्यू, सॉरी, हाँ, अगर क्यू की वैल्यू किसमें उठा पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी टी आई सी आ जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, अब मिनिमम टी आई सी निकालना, क्या निकालना, मिनिमम टी आई सी, मिनिमम टी आई सी फॉर्मूला क्या है, ये रूट ऑफ टू डी सी नॉट सी एच, याद रखना, एक एक फॉर्मूला याद रखना, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्या, अगर शॉर्टेस्ट कॉस्ट इंक्लूड करें, क्या शॉर्टेस्ट कॉस्ट या बैक ऑर्डर मॉडल, सॉरी शॉर्टेस्ट कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी उसमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट क्यू माइनस एस अपॉन टू क्यू इंटू सी एच हो जाएगी। ठीक है, और शॉर्टेस्ट कॉस्ट की क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर अपॉन टू क्यू इंटू सी वी क्या है, ब्लॉक बैक कॉस्ट या फिर शॉर्टेस्ट कॉस्ट है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसमें इन तीनों का सम हो जाएगा। और जो क्यू स्टार है क्या, रूट ऑफ टू डी सी नॉट अपॉन सी एच इंटू सी एच अपॉन सी वी। ठीक है ना, ओके। क्यू स्टार क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल, क्या क्वान्टिटी, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी है। और जो टी आई सी कितना हो, रूट ऑफ टू डी सी नॉट एच सी एच इंटू सी वी सी एच अपॉन सी। ठीक है ना, याद रख